हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंटरनल रेस्पिरेशन का जो आगे का पार्ट है उसका हम आगे का प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें ब्लड का क्या रोल है, हीमोग्लोबिन का क्या रोल है और लंग्स का क्या रोल है। सेशन देखने से पहले ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब तक 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चैनल के वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो हमारी चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट अस। और तो और हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है आपको हेल्प करने के लिए, PDF नोट्स अवेलेबल करके देने के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। रेगुलर अपडेट्स के लिए और बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए आप इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फेसबुक। इन सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि ये सेशन देखने से पहले आप पिछला सेशन ज़रूर देखें। पिछले 2 सेशन से ही कनेक्टेड है ये सेशन और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो कभी कभी डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करो, फ़ायदेमंद होता है। सो प्लीज़ डू ऑल द थिंग्स दैट आई आस्क्ड यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। अब आज के सेशन में हम 2 प्रोसेसेस देखने वाले हैं, मतलब बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सीखने वाले हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड 2 अलग अलग प्रोसेसेस में हम स्टडी करेंगे। ओके, मतलब 2 डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में जो थ्योरी है वो थ्योरी भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम डायग्राम अंडरस्टैंड कर लेंगे, बिकॉज इट इज़ माई बिलीव कि एक बार अगर आपको डायग्राम क्लियर हो जाए तो आप थ्योरी आसानी से समझ सकते हो। और डायग्राम याद रखना कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू थ्योरी। सो लेट अस हैव अ लुक कि हमको यहाँ पर कौन से 2 प्रोसेसेस बताए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या बताया गया है कि हम ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करेंगे। कहाँ से? टिश्यू से। मतलब टिश्यू के पास पहले से जो ऑक्सीजन है, टिश्यू के पास पहले से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यूज हो गया और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करना है और ऑक्सीजन को रिलीज करना है। कहाँ पर? टिश्यू सेल पे। और सेकेंड प्रोसेस में क्या बताया है कि ये जो ऑक्सीजन हमने यहाँ पर रिलीज किया, ये ऑक्सीजन यूज हो गया, अब टिश्यू को नया ऑक्सीजन चाहिए, तो नया ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा। सो सेकेंड प्रोसेस में क्या बताया गया है हमको? ऑक्सीजन पिकअप एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। पहले वाले प्रोसेस में हमने टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सेकेंड प्रोसेस में हमने लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दिया। सो कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। पहले वाले प्रोसेस में हमने टिश्यू को जो ऑक्सीजन दिया, टिश्यू को क्या किया? ऑक्सीजन दिया। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? लंग से ऑक्सीजन ले रहे हैं। मतलब बेसिकली ये कैसे हो रहा है? लंग से ऑक्सीजन ले रहे हैं, टिश्यू को ऑक्सीजन दे रहे हैं, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लो। फर्स्ट प्रोसेस में क्या आएगा? ऑक्सीजन रिलीज। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर पिकअप लिखा हुआ है, तो इसको करेक्ट कर लो। फर्स्ट प्रोसेस इज ऑक्सीजन रिलीज एंड सेकेंड प्रोसेस में क्या आएगा? सेकेंड प्रोसेस करेक्ट है आपकी टेक्स्ट बुक में, ऑक्सीजन पिकअप एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द लंग्स। चलिए अब एक एक करके डायग्राम को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो 3 अलग अलग स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है? 3 अलग अलग स्टेप्स में। सबसे पहले होता है ब्लड प्लाज्मा में। सबसे पहले कहाँ पर होता है? प्लाज्मा में। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा में होता है, लेकिन उसमें सबसे कम अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज नथिंग बट ब्लड में से आरबीसी निकाल दो तो जो भी बचा, WBC बचा, वाटर बचा, प्लेटलेट्स बचा, सीरम जो हम बोलते हैं, आरबीसी को निकाल दो तो ब्लड में जो कुछ भी बचता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो उस प्लाज्मा में हमारा CO2 डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। हमने हमारे लास्ट टू लास्ट सेशन में ही देखा था कि हर एक मॉलिक्यूल की एक सॉल्युबिलिटी होती है। ओके, सैचुरेशन पॉइंट होता है, उनकी एक सॉल्युबिलिटी होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। कितना? प्लाज्मा के थ्रू कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है? 7%। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है? 70%। और थर्ड बचा RBC, रेड ब्लड सेल के फॉर्म में कितना, रेड ब्लड सेल के थ्रू कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा? 23%। ऐसे करके 100% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा। हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्लाज्मा के थ्रू 7% आपका कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा, बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू 70% और RBC के थ्रू 23%।
30%। एक एक करके हम तीनों प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फर्स्ट वाला डायग्राम। इधर पे हमको क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, इट इज़ वेरी इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा, पर यहाँ पर ध्यान से देखो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये आपका टिश्यू है। टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू काम करता है, मतलब टिश्यू डज द वर्क। ओके, और उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए मतलब उसको एटीपी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। टिश्यूज को दो चीज़ें कौन सी चाहिए होती हैं, एटीपी प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है टिश्यू को, कुछ ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है क्योंकि उसमें आरबीसी होता है और आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन लेकर आता है 95 to 98%। और 3% ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वाटर से मिलता है, क्योंकि वाटर में क्या होता है H2O, 1/10 ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द वाटर, मतलब इन द प्लाज्मा। सो हमारे टिश्यू को जहां से भी मिल रहा है ऑक्सीजन मिल गया। क्या बोला हमने, यहाँ से देखो, लेफ्ट साइड से डायग्राम देखो, टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए तो टिश्यू को ऑक्सीजन मिल रहा है। टिश्यू जब ऑक्सीजन यूज कर रहा है, मतलब हमारी बॉडी के टिश्यूज ऑक्सीजन को यूज करके काम कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन खत्म हो गया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। मतलब जब ऑक्सीजन यूज हो जाता है तो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम ज्यादा देर तक सेल में रख नहीं सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हमारे सेल को ड्राई करने लग जाता है, सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो सकती है। तो मेरे टिश्यू के लिए ऑक्सीजन अच्छा है पर कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा नहीं है, तो मुझे जल्दी से जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, और इसीलिए तो हम ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बोला मैंने यहाँ पर, टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए तो टिश्यू को हमने ऑक्सीजन दिया, प्लाज्मा से दिया और आरबीसी से दिया। टिश्यू को हमने ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन यूज करने के बाद हमारे टिश्यू ने क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मुझे बाहर निकालना है, कहाँ से बाहर निकालना है, टिश्यू से बाहर निकालना है। तो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो एक मेम्ब्रेन होती है, मतलब टिश्यू और हमारे आरबीसी के बीच में जो वाटर का फ्लूइड होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं हम उसे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से बाहर आके थोड़े टाइम तक फ्लूइड में घूमता है, फिर उस फ्लूइड से वो आ जाता है आपके प्लाज्मा में, मतलब आपके ब्लड के साथ वो मिक्स हो जाता है। किसके साथ मिक्स हो जाता है, ब्लड के साथ। और ब्लड में क्या होता है, ब्लड का कॉम्पोजिशन हमने क्या पढ़ा है, लेट मी राइट इट विद अ डिफरेंट मार्कर। ब्लड का कॉम्पोजिशन हमने क्या पढ़ा है, इट इज नथिंग बट आरबीसी प्लस प्लाज्मा। व्हाट इज ब्लड, blood is nothing but RBC plus plasma, correct? यही है ना ब्लड का कॉम्पोजिशन, ब्लड इज नथिंग बट आरबीसी प्लस प्लाज्मा। आरबीसी मीन्स दिस पार्ट, रेड ब्लड सेल, और प्लाज्मा बचा हुआ आज ऊपर नीचे का जो भी पार्ट है, ये जो भी लिक्विड वाला पार्ट है, दिस इज ऑल प्लाज्मा। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल प्लाज्मा। ओके, देखो लिखा भी है मैंने इधर, दिस इज ब्लड प्लाज्मा एंड दिस इज आरबीसी। ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा प्लस आरबीसी। तो क्या बोला हमने, हमारे टिश्यू ने ऑक्सीजन यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर रहा है, तो कहाँ पर रिलीज कर रहा है, वो प्लाज्मा में रिलीज कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज हो रहा है, प्लाज्मा में रिलीज हो रहा है। कुछ पार्ट प्लाज्मा में रिलीज हो रहा है और कुछ पार्ट आरबीसी के अंदर जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि प्लाज्मा से 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा और आरबीसी से 23%, बाकी का 70% बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये होता क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखो, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में जब आएगा, प्लाज्मा में क्या है, वाटर है। सी ये डॉट डॉट मैंने बनाया, मतलब दिस इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज नथिंग बट व्हाट, प्लाज्मा इज नथिंग बट वाटर, WBC, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। सो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लाज्मा के साथ मिक्स होगा, ये मैंने वाटर लिखा है, मतलब क्या है ये, दिस इज द पार्ट ऑफ प्लाज्मा। वाटर इज नथिंग बट पार्ट ऑफ प्लाज्मा। तो आपका CO2 जब प्लाज्मा के वाटर के साथ मिक्स होगा, एक मिनट, आपका CO2 जब प्लाज्मा के वाटर के साथ मिक्स होगा तो स्लो रिएक्शन होगा और क्या फॉर्म होगा, H2CO3 फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, H2CO3 फॉर्म होगा। दिस इज बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। लेकिन ये H2CO3 स्टेबल नहीं है। क्या बोला मैंने, ये H2CO3 माइनस कंपाउंड जो है, दिस इज नॉट स्टेबल, इट इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। तो इसके वजह से ये डिसोसिएट हो जाएगा। जो भी कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है वो कंपाउंड फटाक से ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, फटाक से ब्रेक डाउन हो जाता है। टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में मिक्स हुआ, वाटर में मिक्स हुआ, वाटर में मिक्स होकर उसने क्या बनाया, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बना इधर पे, ठीक है। सो H2CO3 माइनस, ये H2CO3 माइनस अनस्टेबल होने की वजह से स्प्लिट हो गया। जब ये स्प्लिट होगा तो कैसा बनेगा, HCO3 माइनस हाइड्रोबाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन, मतलब एक हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाएगा। अब ये एक हाइड्रोजन आयन जो है वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा,
प्लाज्मा में है और प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, तो ये हाइड्रोजन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा। किसके साथ बाइंड हो जाएगा? प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। तो ये था आपका 7% वाला ट्रांसपोर्ट, मतलब प्लाज्मा में 7% CO2 ट्रांसपोर्ट हुआ। ओके, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप कि आपके प्लाज्मा में 7% CO2 ट्रांसपोर्ट हो गया, CO2 चेंज हो गया HCO3 माइनस के फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि ये CO2 RBC के पास जब जाता है, देखो RBC के पास क्या है, RBC हैज हीमोग्लोबिन, और हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन का सबसे ज़्यादा एफिनिटी 250 टाइम्स एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ है और फिर ऑक्सीजन की तरफ है। करेक्ट। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा। चलिए देखते हैं आरबीसी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये आपके आरबीसी के अंदर CO2 आया, आरबीसी में भी क्या है? आरबीसी में भी ब्लड है। ओके, सॉरी, वाटर है। आरबीसी इज अ लिक्विड सब्सटेंस, मतलब इट इज अ सेल विच बाइंड्स अ लॉट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अराउंड इट। सो आरबीसी के अंदर भी क्या होगा? वाटर प्रेजेंट है। आपका सेल प्लाज्मा में ही घूम रहा है ना, तो प्लाज्मा आपके आरबीसी में भी है और आरबीसी में प्लाज्मा है, मतलब वाटर है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ब्लड क्या होता है? आरबीसी प्लस प्लाज्मा। प्लाज्मा बाहर है और ये सेल है, तो सेल के अंदर क्या हो रहा है? ये कौन सा सेल है? रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या हो रहा है? आपका CO2 फिर वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फास्ट रिएक्शन हो रहा है। प्लाज्मा में स्लो रिएक्शन हो रहा था, आरबीसी के अंदर फास्ट रिएक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों? मतलब प्लाज्मा में भी H2CO3 माइनस बन रहा है और हमारे आरबीसी में भी H2CO3 माइनस बन रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्या बोल रही हूँ मैं कि हमारे प्लाज्मा में भी H2CO3 बन रहा है। अच्छा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, सॉरी। हाँ, हमारे प्लाज्मा में भी H2CO3 बन रहा है और हमारे आरबीसी में भी H2CO3 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर स्लो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर फास्ट प्रोसेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक कैटलिस्ट लिखा है CA। CA मतलब क्या होता है? What is CA? It is nothing but carbonate anhydrase. What is CA? It is nothing but carbonic anhydrase. CA क्या है? यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, ब्लैक पेन से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इट इज एन एंजाइम। व्हाट इज CA? हम ये थ्योरी में देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, व्हाट इज CA? CA इज नथिंग बट कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इस एंजाइम के वजह से क्या होता है? आपका CO2 और H2O का बाइंडिंग फटाफट होता है। ऊपर भी CO2 और H2 बाइंड हो रहे थे H2CO3 बनाने के लिए, लेकिन वो प्रोसेस स्लो था। यहाँ पर भी CO2 और H2O बाइंड हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस फास्ट है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है और इसी वजह से कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम सिर्फ आरबीसी में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक स्टेटमेंट देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू बाइकार्बोनेट आयन इज वेरी 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 फास्ट इन आरबीसी एज कंपेयर टू प्लाज्मा। क्योंकि आरबीसी के पास एक कौन सा अनमोल रतन है? आरबीसी हैज CA, मतलब इट हैज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो फटाक से कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। अब वापस से यहाँ पर हमारा बाइकार्बोनेट आयन बन तो गया है, बट इट इज नॉट स्टेबल। क्या बोला मैंने यहाँ पर? ये बाइकार्बोनेट आयन स्टेबल बिल्कुल नहीं है, तो इट विल स्प्लिट, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये ब्रेक डाउन होके क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म HCO3 माइनस प्लस H प्लस। क्या बनाएगा ये? HCO3 माइनस प्लस H प्लस आयन। अब ये H प्लस जो है, ये H प्लस बढ़ने के वजह से pH इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये H प्लस बढ़ रहा है आरबीसी में। हमने पढ़ा था बोर इफेक्ट में क्या होता है, जब हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ता है मतलब pH इंक्रीज हो रहा है। pH इंक्रीज हो रहा है मतलब हमारा जो कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है? राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका HCO3 माइनस जब स्प्लिट हुआ, मतलब H2CO3 जब स्प्लिट हुआ तो HCO3 माइनस बना और H प्लस बना। ये H प्लस इंक्रीज होने के वजह से pH इंक्रीज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? इस HCO3 माइनस को हम बाहर निकाल देंगे, मतलब ये अनस्टेबल कंपाउंड ज्यादा देर तक आरबीसी में रह नहीं सकता है, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये बाहर चला जाता है, लेकिन अब H प्लस अकेला हो गया, तो H प्लस को स्टेबल करने के लिए कौन आता है? क्लोराइड आता है। ये क्लोराइड कहाँ से आता है? आपके ब्लड में जो अलग अलग टाइप के सॉल्ट हैं, जैसे कि KCl, NaCl, ऐसे अलग अलग टाइप के आपकी बॉडी में जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्ट स्प्लिट हो जाते हैं, वो कार्बोनेट्स बन जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, वो कार्बोनेट बन जाते हैं और उसके अंदर का Cl आरबीसी में आ जाता है। मतलब ये HCO3 माइनस इनके साथ बाइंड हो जाता है, Na और K के साथ, और उनके साथ वाला Cl आरबीसी के अंदर आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट में क्या हो रहा है? आपका HCO3 माइनस आरबीसी के बाहर आ रहा है और क्लोराइड आरबीसी के अंदर जा रहा है। सी HCO3 माइनस is kicked out of the RBC and chloride is entering into the RBC, and this is known as chloride shift, which happens
वाया मतलब थ्रू, सो विच हैपेंस वाया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये Cl माइनस कहाँ से आया, आपके ब्लड में जो सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, वहां से ये क्लोराइड आता है। सोडियम क्लोराइड में से NaCl में से Cl निकल जाता है, Na के साथ क्या बाइंड हो जाता है, HCO3। ये जो HCO3 निकला, देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसा बताऊं, ये है NaCl प्लस HCO3, तो क्या होगा यहाँ पर आपका रिएक्शन, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सॉरी H2CO3, हाँ यहाँ पर क्या होगा, HCl। तो ये आपका Cl एक H के साथ बाइंड हो जाएगा और जो दूसरा H बचा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। समझ में आया ये Cl कहाँ से आ रहा है, Cl इज कमिंग फ्रॉम योर सॉल्ट। ओके, तो आपका HCO3 माइनस सॉल्ट के साथ बाइंड होकर बाइकार्बोनेट बना रहा है और बाकी का क्लोराइड अंदर वाले H के साथ बाइंड करके pH इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अंदर क्या बन रहा है, H प्लस Cl माइनस, व्हाट गिव्स, इट गिव्स एसिड। एसिड की वजह से क्या हो रहा है, pH इंक्रीज हो रहा है। pH इंक्रीज होने की वजह से ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, बोर इफेक्ट दिखा रहा है। कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, बोर इफेक्ट। और बोर इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, दैट द कर्व शिफ्ट्स टू द राइट साइड, देयर इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2। बोर इफेक्ट में क्या होता है, CO2 का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। CO2 का अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है। ऑब्वियसली CO2 बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कम होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर यू गेटिंग इट। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन कम हो रहा है। सो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, सो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन कम हो रहा है और उसके वजह से pH इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज नोन एज बोर इफेक्ट। आपको समझ में आया, आपके टिश्यू में से CO2 आया, वो प्लाज्मा के साथ बाइंड हुआ, आरबीसी के अंदर भी जो प्लाज्मा होता है उसके साथ बाइंड हुआ, वहां पर फास्ट कन्वर्जन हुआ। क्यों, क्योंकि वहां पर कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम क्या बना रही है, बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट अनस्टेबल होने की वजह से स्प्लिट हो जाता है HCO3 माइनस प्लस H प्लस में। ये अनस्टेबल कंपाउंड आरबीसी के बाहर चला जाता है और H प्लस को स्टेबल करने के लिए Cl अंदर आता है। Cl कहाँ से आया, आपके ब्लड में जो सॉल्ट प्रेजेंट है KCl और NaCl, वहां से ये Cl आया। बचा हुआ K और बचा हुआ Na, उसके साथ कौन बाइंड हुआ, HCO3 बाइंड हुआ, तो क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हम थ्योरी में देखेंगे। अब आगे हमको क्या बताया गया है, दिस और एक प्रोसेस है, मतलब आपके आरबीसी में हो रहा है ये रिएक्शन, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी होता है। सो व्हेन योर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन, इट फॉर्म्स कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसको हम कार्ब अमीनो क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रहा है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ओके, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। प्रोटीन के दो एंड्स होते हैं, एक C टर्मिनल एक N टर्मिनल, मतलब एक कार्बोक्सी एंड और एक अमीनो टर्मिनल। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन के अमीनो टर्मिनल से बाइंड हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। आपका कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीनो वाले पार्ट से बाइंड हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। प्लीज मेरा लास्ट सेशन देखो, पिछला सेशन जो किया है उसमें मैंने ये लॉजिक बताया है कि इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्यों बोलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, आपका CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना। ऑलराइट, तो इसका मतलब आरबीसी क्या कर रहा है, योर आरबीसी इज डूइंग 23% ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस HB, हम ये भी बोल रहे हैं ना कि आरबीसी जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो ऑक्सीजन देता भी तो है। कार्बन, ये हमारा आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। समझो अभी पोस्टमैन का काम क्या होता है, जब वो कोई सामान कस्टमर के पास लेकर जाता है, तो जब वो कोई भी चीज़ डिलीवर करता है तो बदले में उनकी सिग्नेचर लेता है। वैसे ही आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन देना। तो जब वो ऑक्सीजन देने आया है तो साथ साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जा रहा है, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, मतलब उसने क्या किया, ऑक्सीजन पहले ही दे दिया। तो ये जो HHB है, देखो हीमोग्लोबिन कौन से फॉर्म में रहता है, HHB के फॉर्म में रहता है। यहाँ पर जो ये H प्लस बना था, ये H प्लस हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर क्या बनाता है, HHB। ये क्लोराइड सिर्फ रिएक्शन को थोड़े टाइम के लिए स्टेबल करने के लिए अंदर आता है, क्लोराइड फटाक से बाहर वापस चला जाता है। ओके, सो एक्स्ट्रा जो H प्लस बनते हैं, बहुत सारे H प्लस आयंस जो बनते हैं, कुछ H प्लस आयन किसके साथ बाइंड हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। सो दिस HHB, ये जो हीमोग्लोबिन के साथ एक्स्ट्रा H बाइंड हुआ है, दिस HHB इट कंबाइंस विद O2, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। एक H निकल जाता है, एक H निकल के वापस किधर जाता है, हीमोग्लोबिन के पास जाता है और वापस वो इधर आ जाता है, मतलब ये H का ट्रांसपोर्ट चलते रहता है। सो दिस HB बाइंड्स विद O2, इट बिकम्स HbO2 विच इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पर जा रहा है, टिश्यू के पास जा रहा है। समझ में आया, टिश्यू के पास पहले से ऑक्सीजन था,
वो ऑक्सीजन, या पहले से नहीं भी था तो हमने उसको अभी ऑक्सीजन दिया, जब हमने उसको ऑक्सीजन दिया तो बदले में हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया। कार्बन डाइऑक्साइड जब हमने लिया तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना, और बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ बाइंड होके इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इट मेड हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, और वो स्प्लिट हो गया, मतलब ब्रेक डाउन हो गया HCO3 माइनस प्लस H प्लस में। अब ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मुझे इसको बैलेंस करना था, तो मैं क्लोराइड को अंदर लेकर आई, मतलब मैंने क्लोराइड शिफ्ट किया। ये HCO3 माइनस अनस्टेबल होने की वजह से बाहर चला गया, बाहर जाके उसने क्या बनाया, पोटेशियम और सोडियम के साथ, पोटेशियम और सोडियम जो भी सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ उसने बाइकार्बोनेट बनाया। क्या बनाया उसने, बाइकार्बोनेट बनाया। सो दिस इज नोन एज ऑक्सीजन रिलीज एंड CO2 पिकअप एट द टिश्यू। यहाँ पर देखो क्या किया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप कर लिया, मतलब ये 100% पिकअप यहाँ पर हो गया। 7% कहाँ पर हुआ, 7% वाटर में हुआ, प्लाज्मा में हुआ। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% ट्रांसपोर्ट हुआ, और RBC के अंदर कितना ट्रांसपोर्ट हुआ, 23% ट्रांसपोर्ट हुआ। ये कैलकुलेशन आपको याद रखना है, ओके, कि प्लाज्मा में 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, ये बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में 70% आपका CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, और RBC के अंदर मतलब हीमोग्लोबिन की मदद से, ये हीमोग्लोबिन की मदद से 23% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। सो दिस इज हाउ दिस चेन वर्क्स। सब कुछ देख लो अच्छे से, समझ में आया है कि नहीं आया है। ये ऑक्सीजन, इट इज सम ऑक्सीजन इज डिजोल्व्ड इन द प्लाज्मा बिकॉज वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द टिश्यू। सो डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम? शैल वी मूव अहेड? एक बार देख लो अच्छे से, इसको लिखकर प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आएगा, ओके, ऑल राइट। अब हमको देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या बताया गया। डायग्राम के फर्स्ट पार्ट को हमने अच्छे से समझ लिया। अब सेकंड, अगर फर्स्ट पार्ट समझ गया तो सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ जाएगा। सेकंड पार्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, हमने फर्स्ट पार्ट से जो CO2 लाया वो हम लंग्स को दे रहे हैं, और लंग्स से बदले में ऑक्सीजन ले रहे हैं। मतलब हम एक टाइम पे दो काम करते हैं। जब हम हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन देते हैं तो उससे CO2 कलेक्ट कर लेते हैं, और जब हम हमारे लंग्स को CO2 देते हैं कि भाई मेरी बॉडी का कचरा है लंग्स तो ले ले, तो जब हम लंग्स को CO2 दे रहे हैं तो बदले में उससे ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है और CO2 जा रहा है लंग्स के अंदर, ओके। तो देखिए इसको कैसे देख सकते हैं हम, कैसे बताया गया है यहाँ पर। ये एल्वियोलस है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होता है, एल्वियोलस के अंदर होता है, ठीक है। ये हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में देखा था, प्लीज जाकर देख लो। सो एल्वियोलस के अंदर CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। दिस इज द फ्यूज्ड मेम्ब्रेन, ये सब मेम्ब्रेन वगैरह है। ये CO2 आपके प्लाज्मा में, मतलब ये वाला जो CO2 था जो प्लाज्मा में डिसॉल्व हुआ था, वो CO2 प्लाज्मा के थ्रू एल्वियोलस के अंदर आया, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज योर H2CO3 माइनस, क्या है ये H2CO3 माइनस, इट विल कंबाइन, यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, दिस इज HCO3 माइनस, यस दिस इज HCO3 माइनस प्लस H प्लस। आपका HCO3 माइनस जो बन रहा था आपके बॉडी, मतलब आपके प्लाज्मा में जो ये एक्स्ट्रा HCO3 माइनस है, ये एक्स्ट्रा HCO3 माइनस क्या होगा, ये H प्लस के साथ बाइंड होगा। देखो हमारी बॉडी में H प्लस का बहुत सारा सोर्स है, कहीं से भी आपको H प्लस मिल सकता है। सो ये HCO3 माइनस, जो ये HCO3 माइनस बाहर आ गया था ना, कुछ HCO3 माइनस सोडियम और पोटेशियम के साथ बाइंड करके बाइकार्बोनेट बना रहा था, और कुछ HCO3 माइनस ऐसे ही घूम रहा था, तो वो HCO3 माइनस H के साथ बाइंड हो जाएगा। ये H के बहुत सारे सोर्सेज हैं, H के साथ बाइंड होगा और क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट H2CO3। अब ये H2CO3 स्प्लिट हो जाएगा CO2 और वाटर में। क्या होगा, ये H2CO3 किस में स्प्लिट हो जाएगा, CO2 और वाटर में, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, हेल्डेन इफेक्ट। RBC के अंदर भी वही हो रहा है, आपका CO2 और वाटर बन रहा है, मतलब H2CO3 स्प्लिट हो रहा है CO2 और वाटर के फॉर्म में, तो इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। जब pH इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं बोर इफेक्ट, और जब आपका H2CO3 स्प्लिट हो जाता है उसको हम बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट। H2CO3 किस में स्प्लिट होता है, CO2 प्लस H2O में, ओके, ऑल राइट। मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस सीधा सीधा गया था, अब हम उसका रिवर्स इफेक्ट देख रहे हैं। एरोस को खाली उल्टा कर दो तो आपका सेकेंड पार्ट भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, हमारा जो HCO3 माइनस सेल के बाहर चला गया था, RBC के बाहर चला गया था, वो RBC के अंदर आ जाएगा। HCO3 माइनस जब RBC के अंदर आएगा, व्हेन इट शिफ्ट्स इनसाइड, तो अब क्लोराइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक माइनस मॉलिक्यूल अंदर आ गया है प्लस को बैलेंस करने के लिए। तो जो हमने पहले Cl बैलेंस करने के लिए लिया था, उस Cl को हम बाहर किक आउट कर देंगे। सो अगेन यहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट हुआ। पहले क्लोराइड शिफ्ट हमने किया था क्लोराइड को अंदर लेने के लिए, अब क्लोराइड शिफ्ट कर रहे हैं क्लोराइड को बाहर डालने के लिए, क्योंकि एक टाइम पे एक ही नेगेटिव मॉलिक्यूल
काफ़ी होता है बैलेंस करने के लिए। सो यहाँ पर H+ को बैलेंस करने के लिए HCO3- बाहर चला गया था, इसीलिए क्लोराइड को अंदर लेना पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पर HCO3- वापस अंदर आ रहा है, तो अब मुझे क्लोराइड को बाहर डालना पड़ेगा। तो ये क्लोराइड जब बाहर जाएगा तो हम बोलेंगे कि क्लोराइड शिफ्ट हुआ है। क्लोराइड बाहर चला गया, HCO3- के साथ H+ बाइंड कर गया। अब ये क्या बनाएगा, वापस H2CO3 बनाएगा और यहाँ पर भी CO2 और H2O बनेगा। लेकिन ये प्रोसेस कैसा होगा, फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जितनी तेजी से H2CO3 बनाती है उतनी ही तेजी से वो उसको स्प्लिट भी करती है। ओके, सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम विल स्प्लिट H2CO3 इनटू CO2 + H2O विच इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट। जो मैंने बोला था कि लास्ट सेशन में हमने लास्ट सेशन में ये पढ़ा नहीं था, मैंने आपको बोला था ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, तो मैं ये आज बता रही हूँ कि हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है। जब आपका बाइकार्बोनेट आयन स्प्लिट हो जाता है CO2 और H2O के फॉर्म में। ये कैसे बना, H2 और CO3 कैसे बना, इसी को वापस बाइंड करो तो H2 और CO3 बनेगा। समझ में आया। सो आपका CO2 और H2O जब बनता है उसको हम बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। अब यहाँ पर देखो कि ये H+ कहाँ से आया। ये H+ वैसे तो पहले से ही था, H+ यहाँ पर पहले से ही था, लेकिन और H+ कहाँ से दिया हमने, हमारा जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब HHB के साथ बाइंड होता है, देखो ये वाला HHB, जब हमारा ऑक्सीजन HHB के साथ बाइंड होता है तो वो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो एक एक्स्ट्रा H जो निकल जाता है, ये जो एक्स्ट्रा H होता है वो एक्स्ट्रा H HCO3- के पास आता है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ H के बहुत सारे सोर्सेज है, H को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ सिंपल सा स्टेप याद रखो कि यहाँ पर H जो था, HCl जो था उसमें से Cl निकल गया तो HCO3- आ गया। यहाँ पर HCO3- चला गया था, इसीलिए Cl को लेना पड़ा। H पहले से ही अपनी जगह पर है। ओके, सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये आपका हो गया 70% वाला ट्रांसपोर्ट। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट हुआ है 70%, लंग्स के पास आपका 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में आया, 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू आया, और बाकी का बचा हुआ 23% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, RBC के थ्रू आया। क्योंकि आपके हीमोग्लोबिन के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड था, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। HbCO2 को हम क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। मैंने यहाँ पर लेबलिंग की है इसीलिए यहाँ पर वापस नहीं लिखा है मैंने। HbCO2 को हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो आपको CO2 मिलता है और Hb मिलता है। ये Hb वापस रेडी है ऑक्सीजन लेने के लिए, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और बदले में वो क्या लेकर चला जाएगा, ऑक्सीजन लेकर चला जाएगा। तो ये ऐसा प्रोसेस है। CO2 इधर आया आपका CO2 और बदले में Hb खाली हो गया, तो मतलब हीमोग्लोबिन आया, उसने इधर पे CO2 को छोड़ा और वो साथ में अपने क्या लेके चला गया, ऑक्सीजन लेके चला गया। और ये ऑक्सीजन कहाँ डिसॉल्व हो जाता है, कुछ ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, कुछ ऑक्सीजन RBC अपने साथ लेकर जाता है टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये काफ़ी सेकेंड वाला पार्ट काफ़ी ईजी था, अगर फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। फिर से बोलती हूँ, टिश्यू में ऑक्सीजन यूज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 स्टेप है। प्लाज्मा के थ्रू 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और बाइकार्बोनेट ज़्यादा कहाँ बनेगा, RBC के अंदर ही बनेगा, क्योंकि RBC में एक खास चीज़ क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। और RBC में कितना हो रहा है, 23% विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। आर यू गेटिंग इट। सो 70 + 23 देखा जाए तो ये वाला फॉर्म भी जो है ये भी RBC के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि RBC के पास ही ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है। सो टेक्निकली हमारे ब्लड में कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 93%। कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 93%, इन दोनों को ऐड किया जाए तो। ओके, सो अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ गया है। इसमें कुछ डाउट है अगर, तो पहले अपने टेक्स्ट बुक का थ्योरी रीड करो, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करके आप पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। आई होप दैट दिस वॉज वेरी इजी फॉर यू। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थ्योरी, शैल वी। ओके, ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट ऑफ थ्योरी। अब देखते हैं थ्योरी में जो हमने डायग्राम में देखा वो थ्योरी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा आफ्टर यू फिनिश द वीडियो। ओके, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बताया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज readily soluble in water। क्या बोला गया है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इजीली soluble in water and it is transported by RBCs and plasmas in 3 different forms। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा और RBC की मदद से 3 अलग अलग फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। कौन ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, बाय प्लाज्मा। हम कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसकी मदद से, प्लाज्मा की मदद से। सो बाय प्लाज्मा इन सोल्यूशन फॉर्म। सोल्यूशन फॉर्म मतलब वो वाटर में डिसॉल्व होकर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो ओनली 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। सी, ओनली 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, मतलब वाटर के साथ डिसॉल्व होकर वो H2CO3 बनाता है।
as carbonic acid. H2CO3 is nothing but carbonic acid which can break down into CO2 and H2O. जब आपका कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन होगा, H2CO3 ब्रेक डाउन होगा CO2 और H2O में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हेल्डेन इफेक्ट हो रहा है. क्या हो रहा है? हेल्डेन इफेक्ट हो रहा है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब सेकंड फॉर्म में हमको क्या बताया गया है? बाइकार्बोनेट आयंस, मतलब विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयंस की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है. कैसे? लेट अस हैव अ लुक. नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय टिश्यू सेल्स. कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है? टिश्यू से आ रहा है. diffuses into the plasma, it gets mixed with the plasma and then into the RBCs. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नियरली 70% कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आता है, पहले प्लाज्मा में रिलीज होता है और फिर वो आरबीसी के पास जाता है. इन द आरबीसी में एक खास चीज होती है. इन द आरबीसी CO2 combines with water in the presence of a zinc containing enzyme कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ये मैंने आपको डायग्राम में नहीं बताया था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है उसके अंदर एक खास चीज क्या होती है? उसके अंदर होता है जिंक. ओके, सो दिस जिंक helps carbon dioxide and water to form carbonic acid. So हमारा कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आया प्लाज्मा में, प्लाज्मा से गया आरबीसी में, आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड जाने के बाद बाइंड हुआ वाटर के साथ और वाटर के साथ बाइंड करके उसने क्या बनाया? कार्बोनिक एसिड बनाया, मतलब H2CO3 बनाया. लेकिन ये प्रोसेस फास्ट हुआ. क्यों फास्ट हुआ? क्योंकि आरबीसी के पास एक खास चीज क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो प्लाज्मा में नहीं है, जो सिर्फ रेड ब्लड सेल में है. ओके, सो इन आरबीसी CO2 combines with water in the presence of zinc containing enzyme कार्बोनिक एनहाइड्रेज टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड प्लाज्मा में भी बन रहा था लेकिन वहां पर सिर्फ 7% कार्बोनिक एसिड बन रहा था और कार्बोनिक एसिड आरबीसी में भी बन रहा है लेकिन यहाँ पर 70% कार्बोनिक एसिड बन रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर CA एंजाइम है. ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज फाउंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज फाउंड इन द आरबीसीज एंड नॉट इन द प्लाज्मा. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, इसको प्लीज स्टार मार्क कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में मिलता है, प्लाज्मा में नहीं मिलता है. ओके, The rate of formation of carbonic acid inside the RBC is very high as compared to its formation in the plasma. Obvious सी बात है, जहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा. सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ज़्यादा कहाँ पर है? आरबीसी में. तो कार्बोनिक एसिड ज़्यादा कहाँ बनेगा? आरबीसी में. कार्बोनिक एसिड बीइंग अनस्टेबल ऑलमोस्ट इमीडिएटली डिसोसिएट्स. कार्बोनिक एसिड क्या है? H2CO3 कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल है, तो वो फटाक से ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू HCO3- एंड H+ in the presence of enzyme carbonic anhydrase leading to large accumulation of HCO3- inside the RBCs. मतलब क्या हो रहा है? आपका H2CO3 जो है वो अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से ब्रेक हो रहा है. H2CO3 ब्रेक होके क्या बना रहा है? HCO3- एंड H+. अब ये HCO3- बहुत सारा एक्यूमुलेट हो गया. एक्यूमुलेट मतलब आरबीसी के अंदर जमा हो गया है. ओके, सो रिएक्शन देखो हमको क्या दिया गया है. CO2 + H2O in presence of carbonic anhydrase enzyme forms carbonic acid and this carbonic acid again in presence of carbonic anhydrase enzyme it breaks. मतलब जो एंजाइम कार्बोनिक एसिड बना रही है वही एंजाइम कार्बोनिक एसिड को ब्रेक कर रही है HCO3- और H+ में. ओके, इट दस मूव्स आउट ऑफ द आरबीसीज. और क्या होता है? हमने डायग्राम में देखा था कि HCO3- जब ज्यादा हो जाता है तो वो आरबीसी से बाहर चला जाता है. HCO3- आरबीसी से बाहर चला गया तो अब H+ अकेला बचा. H+ अकेले अंदर बचा है, मतलब अब उसको एक माइनस मॉलिक्यूल चाहिए बैलेंस करने के लिए. पहले HCO3- था H+ के साथ तो रिएक्शन स्टेबल था, लेकिन अब HCO3- बाहर चला गया, अंदर सिर्फ H+ बचा, तो H+ को कौन कंप्लीट करेगा? क्लोराइड कंप्लीट करेगा. सो द HCO3- मूव्स आउट of the RBCs. This would bring about imbalance of the charge inside the RBC. इसके वजह से क्या होगा? आपके RBC के अंदर के चार्ज में imbalance हो जाएगा क्योंकि अंदर सिर्फ बचेगा H+. HCO3- तो बाहर चला गया. To maintain the ionic balance between द RBCs एंड द प्लाज्मा. क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर कि अगर आपको RBC और प्लाज्मा के बीच में आयोनिक बैलेंस मेंटेन करके रखना है, ओके, क्योंकि HCO3- बाहर है और H+ अंदर है, तो मुझे अंदर H+ के साथ कुछ माइनस मिक्स करना पड़ेगा और बाहर HCO3- के साथ कुछ प्लस मिक्स करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये देखो, आपका HCO3- जो है ये प्लाज्मा में है और H+ जो है ये आरबीसी में है.
अब मुझे इसके साथ कोई माइनस मॉलिक्यूल चाहिए और इसके साथ कोई प्लस मॉलिक्यूल चाहिए, तो मैं क्या लूँगी, मैं ले सकती हूँ NaCl जो मेरे ब्लड में प्रेजेंट है, या मैं ले सकती हूँ KCl। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो मैं इस प्लस वाले मॉलिक्यूल को क्या करूँगी, इसके साथ लगा दूंगी, और इस माइनस वाले मॉलिक्यूल को क्या करूंगी, यहाँ पे लगा दूंगी। मतलब जहाँ प्लस वाला मॉलिक्यूल चाहिए वहाँ प्लस बैलेंस हो जाएगा, आयनिक बैलेंस, और जहाँ माइनस चाहिए वहाँ पर माइनस के साथ बैलेंस हो जाएगा। सो क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर, टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस बिटवीन द आरबीसी एंड द प्लाज्मा, क्लोराइड डिफ्यूजेज इनटू द आरबीसी। क्या हो जाता है, आरबीसी के अंदर क्लोराइड आ जाता है। ये जो क्लोराइड है ये आरबीसी के अंदर एंटर करता है, चाहे KCl से लो चाहे NaCl से लो। सो क्लोराइड आरबीसी के अंदर आ जाएगा, तो H+ के साथ वो बाइंड होके HCl बना लेगा। ओके, सो क्लोराइड एंटर्स इनटू द आरबीसी एंड द chloride diffuses into the RBC. This movement is known as, or this movement of chloride ion is known as chloride shift or Hamburger's phenomenon. क्लोराइड के ये जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, मतलब बाहर से क्लोराइड अंदर जा रहा है, आरबीसी के अंदर जा रहा है, तो क्लोराइड की इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिनन। क्या बोलते हैं हम इसे, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिनन। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, HCO3 माइनस दैट कम्स इनटू द प्लाज्मा। आगे क्या बोला जा रहा है हमको इधर पे, कि ये जो HCO3 माइनस कंपाउंड है, ये जो प्लाज्मा में आया है, ये किसके साथ बाइंड हो जाएगा, बचे हुए मॉलिक्यूल के साथ। मतलब अगर मैं NaCl को ब्रेक कर रही हूँ Cl अंदर डालने के लिए, तो NaHCO3 माइनस के साथ बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बताया गया है, HCO3 माइनस दैट कम्स इनटू द प्लाज्मा, इट जॉइंस टू Na+ और K+। मतलब डिपेंड करता है आपने कौन सा सॉल्ट लिया है। अगर आपने NaCl लिया है तो Cl आरबीसी के अंदर आ जाएगा, Na बाहर ही है, वो बाहर वाला Na बाहर वाले HCO3 माइनस के साथ ज्वाइन हो जाएगा। और अगर आपने KCl लिया है तो Cl अंदर आ जाएगा आरबीसी के अंदर H+ के साथ बाइंड करने के लिए, और K+ HCO3 माइनस के साथ बाइंड हो जाएगा। ओके, सो HCO3 दैट कम्स इनटू द प्लाज्मा जॉइंस टू Na+ और K+, फॉर्मिंग सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट टू मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड। क्योंकि आरबीसी के अंदर एसिडिटी बढ़ रही है तो प्लाज्मा में बेसिसिटी होनी चाहिए, मतलब pH हमको मेंटेन करके रखना है। ओके, रिएक्शन भी देखो बताया है, HCO3 माइनस प्लस Na+ गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, H+ इज टेकन अप बाय प्रोटीन। ये H+ जो एक्स्ट्रा H+ है वो कहाँ चला जाएगा, उसको प्रोटीन ले लेगा। मतलब कुछ H+ Cl के साथ बाइंड रहेगा, कुछ H+ Cl के साथ बाइंड रहेगा, और जो एक्स्ट्रा H+ होगा वो एक्स्ट्रा H+ कौन ले लेगा, हीमोग्लोबिन ले लेगा। हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन। सो H+ इज टेकन बाय प्रोटीन हीमोग्लोबिन टू फॉर्म HHB। देखो HB प्लस H plus gives HHB, okay, which is known as reduced hemoglobin. Reduction मतलब addition of hydrogen and oxidation means addition of oxygen. So यहाँ पर reduced hemoglobin हमको मिला है। These H+ ions might be expected to lower blood pH. हो सकता है कि ये H+ आयन के वजह से pH ब्लड का लो हो जाए। ब्लड का pH लो होगा तो उसके वजह से क्या होगा, बट दे आर बफर्ड बाय हीमोग्लोबिन बाय द फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, कि अगर ये H+ ज़्यादा रहता ब्लड में तो ब्लड का pH कम हो जाता, ब्लड का pH कम हो जाता तो उसके वजह से क्या होता, आपके ब्लड में एसिडिटी हो जाती और बोर इफेक्ट राइट साइड में शिफ्ट हो जाता। ओके, मैंने डायग्राम में, जो फर्स्ट वाले डायग्राम में लिखा था, मैंने यहाँ पर लिखा था कि pH इंक्रीज होता है। pH इंक्रीज नहीं होता है, pH डिक्रीज होता है। प्लीज उधर पे वो चेंज कर लेना, pH डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है मतलब एसिडिटी बढ़ती है। ओके, सो ये H+, ये एक्स्ट्रा H+ अगर घूमते रहेगा तो ये क्या कर देगा, ब्लड के pH को लो कर देगा, मतलब एसिडिक pH बना देगा। लेकिन वो ब्लड को एसिडिक ना बना पाए इसीलिए हीमोग्लोबिन उसको ले लेता है। समझ में आ रही है आपको बात? हमारा ब्लड ज्यादा एसिडिक ना हो इसीलिए इस H+ को कौन अडॉप्ट कर लेता है, जो बचा हुआ H+ होता है। कुछ यहाँ पर Cl- आ गया तो बचा हुआ H+ किसके पास चला जाता है, हीमोग्लोबिन के पास चला जाता है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, या आप बोल सकते हो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, ऑलराइट, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब नो ऑक्सीजन, ओनली हाइड्रोजन। सो एट द लेवल ऑफ द लंग्स, आगे क्या बोला गया है हमको, एट द लेवल ऑफ द लंग्स इन रिस्पॉन्स टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज PpCO2 ऑफ द एल्वियोलार एयर, हाइड्रोजन आयन। देखो क्या बोला जा रहा है, एट द लेवल ऑफ द लंग्स। हम लंग्स की बात अगर करें, सो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है, टिश्यू से आ रहा है, तो टिश्यू में ज्यादा है इसलिए टिश्यू से आ रहा है, और लंग्स में कम है इसीलिए लंग्स उसको ले रहा है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो इन द लंग्स। हाइड्रोजन आयन, आगे क्या बताया जा रहा है हमको,
हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस रिकम्बाइन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। और इसी की वजह से क्या होता है, आपके लंग्स के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, पहले हमारा टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो वो ब्लड के साथ बाइंड करे, वाटर के साथ बाइंड करेगा, CO2 प्लस H2O, और ये CO2 प्लस H2O क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। ओके, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस यील्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब देखो रिएक्शन यहाँ पर क्या बताया गया है, आपका जो एक्स्ट्रा H प्लस था इट बाइंड्स विथ HCO3 माइनस to gives carbonic acid, and this carbonic acid again in the presence of carbonic anhydrase enzyme it gives H2O plus CO2। ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये उल्टा भी आ सकता है। एरो देखो दोनों डायरेक्शन में बनाए गए हैं। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, पक्का? ओके, और अब थर्ड फॉर्म कौन सा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय रेड ब्लड सेल्स। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विद द अमीनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जब वो टिश्यू को ऑक्सीजन देगा तो वो लंग्स टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोल सकते, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, तो CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के अमीनो वाले पार्ट के साथ, देखो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, प्रोटीन के दो पार्ट होते हैं, एक कार्बोक्सी टर्मिनल मतलब एक C टर्मिनल और एक अमीनो टर्मिनल मतलब N टर्मिनल। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके N टर्मिनल के साथ अटैच हो रहा है, मतलब अमीनो के साथ अटैच हो रहा है, इसीलिए इस हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलेंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन के अमीनो वाले पार्ट के साथ अटैच हुआ है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विद द अमीनो ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स अ लूजली बाउंड, ये कंपाउंड ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होता है, लूज होता है ताकि वो लंग्स को देते वक्त आसानी से दे सके। अगर कोई भी कंपाउंड टाइटली बाउंड होगा तो वो जल्दी अलग नहीं होगा। सो इट इज अ लूजली बाउंड कंपाउंड नोन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये नोमेनक्लेचर समझना है तो प्लीज लास्ट सेशन देखो, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस मॉलिक्यूल readily decomposes in region where the partial pressure of carbon dioxide is low। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहाँ पर डिसोसिएट होगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के पास क्या है, HbCO2 के पास क्या है, CO2 है। तो जहां पर CO2 कम होगा वहां पर ये डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब Hb अपने साथ जो CO2 लेकर आया है वो CO2 छोड़ देगा, क्योंकि CO2 कम है तो CO2 कम कहां पर होता है, लंग्स के पास कम होता है। सो the molecule decomposes or dissociates in region where CO2 is low, partial pressure of carbon dioxide is low in the alveolar region, releasing the carbon dioxide। तो alveoli में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, इसीलिए HbCO2 को वहां पर रिलीज कर देगा। सो रिएक्शन कैसा बनेगा, Hb plus CO2 forms HbCO2 and this HbCO2 releases CO2। पहले इसको ऐसे पढ़ो, टिश्यू में क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो रहा है, HbCO2 दे रहा है, और लंग्स में क्या होगा, ये HbCO2 डिसोसिएट हो जाएगा CO2 और Hb के फॉर्म में, तो CO2 आ जाएगा लंग्स के अंदर और Hb अपने साथ ऑक्सीजन लेकर चला जाएगा। मतलब Hb टिश्यू के पास आता है ऑक्सीजन लेके और जाता है कार्बन डाइऑक्साइड लेके, और जब वही Hb लंग्स के पास आता है तो उसने जो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स को दे देता है और बदले में लंग्स से ऑक्सीजन लेके चला जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन कलेक्ट करता है, टिश्यू को देता है, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है, लंग्स को देता है। समझ में आया ये आपको अच्छे से, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो 7% ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म। 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाय बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन, मतलब कार्बोनिक एसिड की मदद से, और 23% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ आरबीसी, मतलब हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। वैसे तो वो जो 70% कार्बोनिक एसिड भी बन रहा है वो भी आरबीसी के वजह से ही बन रहा है, क्योंकि आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। तो अगर आपको ऑप्शन आया 93% और 7% ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 93% और 7% ऐसा ऑप्शन आया तो आप 93% सिलेक्ट करोगे, क्योंकि कार्बोनिक एसिड भी आरबीसी के अंदर ही बन रही है। मतलब 70% ट्रांसपोर्ट आरबीसी के अंदर ही हो रहा है और 23% भी आरबीसी के ही अंदर हो रहा है। बस फर्क इतना है कि 70%
कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में हो रहा है और 23% हीमोग्लोबिन की मदद से हो रहा है, पर हो रहा है दोनों आरबीसी के अंदर। ये डिफरेंस अच्छे से समझ लो, और अगर ये लेक्चर समझ में आया है अच्छे से देख लो, इसको डायग्राम्स को 2 बार ड्रॉ कर लो, और वो जो मैंने पीएच का बताया वो पीएच का प्लीज ध्यान दो। मैंने पीएच का एरो ऊपर की तरफ बनाया है, वो एरो एक्चुअली नीचे की तरफ जाएगा डायग्राम, क्योंकि यहाँ पर मेरे दिमाग में ये था कि एसिडिटी बढ़ रही है तो मैंने वो ऊपर की तरफ एरो बना दिया। एक्चुअली एसिडिटी पीएच जा रहा है इसीलिए एसिडिटी बढ़ रही है। ओके, पीएच लो हो रहा है क्योंकि 0 to 6.9 pH इज एसिडिक, फिर 7 इज न्यूट्रल एंड 7.1 ऑनवर्ड्स इट इज बेसिक। सो वो एरो का ध्यान दो, बाकी सब करेक्ट है। प्लीज डायग्राम को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करो। थियोरी को अच्छे से समझ लो, 4 बार रीड करो, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। ओके, और मैं देख रही हूँ कि हमारी वीडियोस पे ज्यादा लाइक नहीं आ रहे। बच्चा, अगर आपको समझ में आता है वीडियो तो लाइक कर दो, लाइक करने में क्या जाता है। और प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, शेयर दिस वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। अब तक अगर आप लोगों ने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है देन प्लीज ज्वाइन टुडे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज वो लिंक ज्वाइन करो, आपको वहां पर नोट्स देंगे हम। सो प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड फेसबुक ग्रुप। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड मेक श्योर कि आप इसके पहले वाला सेशन भी देखें, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेंशन योर रिव्यूज इन अवर कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट देन प्लीज गो एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। Thank you. See you soon. Stay tuned.